नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज ईरान पर हमले के बाद इजरायल क्यों घबरा गया। रोटी के लिए तरस रहे पाकिस्तान के कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। फाइटर जेट पर अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी जेलेंस्की को धोखा दे दिया और नीतीश कुमार के चक्कर में अपनी ही पार्टी में तेजस्वी घिर गए। ईरान की हथियार फैक्ट्री पर हुए ड्रोन हमले के बाद इजरायल ने अपने देश में खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। इजरायल को इस बात का डर सता रहा है कि ईरान उस पर पलटवार जरूर करेगा। 28 जनवरी को ईरान के इस्फहान शहर में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला हुआ था, जिसके बाद से ही ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है। वो इस बात को पचा नहीं पा रहा कि उसकी इतनी अहम हथियार फैक्ट्री तक दुश्मन के ड्रोन कैसे पहुंच गए। वो भी एक साथ 3 ड्रोन ने वहां कैसे हमला बोल दिया। हालांकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनमें एक ड्रोन को फैक्ट्री के ऊपर ही मार गिराया था, जबकि बाकी के 2 ड्रोन भी नाकाम कर दिए गए थे। इसके बाद ही ईरान का गुस्सा इजरायल पर फूट पड़ा, जबकि उसने इजरायल के दोस्त अमेरिका को भी जंग की धमकी दे दी। इसी वजह से इजरायल ने खतरे का अलर्ट जारी कर दिया और अपने नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने में जुट गया। क्योंकि इस बार ईरान ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो जंग पर उतारू है। इजरायल को तो वो धमकाता ही रहता है, लेकिन इस बार ईरान ने खुद को महाशक्ति समझने वाले अमेरिका को ही चुनौती दे दी और साफ शब्दों में उससे ये कह दिया कि अमेरिका की हरकत युद्ध को बुलावा दे रही है, क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिका की तलखी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ वो इजरायल की ताकत बढ़ाने में भी जुटा हुआ है। यहां तक कि उसने अपने फाइटर जेट भी इजरायल के एक एयरबेस पर तैनात कर दिए थे, जबकि इजरायल के साथ मिलकर उसकी सेना ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की। इन्हीं बातों ने ईरान का गुस्सा भड़का दिया। उसने खुलकर इजरायल का साथ देने पर अमेरिका को धमका दिया। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका उकसाने वाला कदम उठा रहा है और वो इससे बाज नहीं आया तो फिर ईरान अमेरिका के साथ जंग छेड़ देगा। यानी गुस्से से भरा ईरान इजरायल के साथ अमेरिका से भी टकराने को तैयार है। और ईरान की अमेरिका को दी गई ऐसी चेतावनी के बाद इजरायल के भी कान खड़े हो गए। वो समझ गया कि ईरान अब किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है, क्योंकि इस्फहान की हथियार फैक्ट्री पर हमले के बाद ही उसने कह दिया था कि वो बदला जरूर लेगा। हालांकि उसने उस वक्त इजरायल का नाम नहीं लिया था। पूरी दुनिया जानती है कि दोनों के बीच की दुश्मनी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है और ईरान भले ही नाम न ले, लेकिन वो हथियार फैक्ट्री पर हमले के पीछे इजरायल का ही हाथ मानता है। इसी वजह से इजरायल ईरान के पलटवार से पहले ही तैयारी करने में जुट गया है। उसने अपने नागरिकों को खतरे से आगाह कर दिया, साथ ही ये दावा किया कि वो किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार है। उधर कंगाली के कारण पाकिस्तान पूरी तरह लाचार और बेसहारा दिखने लगा। यहां तक कि पाकिस्तान के लोग अब वहां की सरकार और नेताओं को कोसने से जरा भी पीछे नहीं हट रहे। अब तो पाकिस्तान के लोग वहां की सरकार को भारत से दुश्मनी भूलने की नसीहत दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से लड़ने के चक्कर में पाकिस्तान ने बर्बादी का रास्ता चुन लिया। हालत यह है कि वहां का मीडिया भी भारत की तारीफ करता नहीं थक रहा। बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। और पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि अगर हिंदुस्तान से रिश्ते बेहतर होते तो पाकिस्तान के सामने कंगाल होने की नौबत नहीं आती। इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता, लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने। पाकिस्तान की सरकार को नसीहत दी जा रही है कि झूठी शान को भूलकर भारत के साथ रिश्ते बेहतर किए जाएं। हमें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर कर लेने चाहिए। जी, अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। पाकिस्तान में सैकड़ों यूट्यूबर इस वक्त सब कुछ भूलकर पाकिस्तान की कंगाली पर वीडियो बना रहे हैं और ऐसे हर वीडियो में पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान की याद आ रही है। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि अगर भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर होते तो वो उस पर इतना बड़ा संकट कभी नहीं आता, जिसके लिए पाकिस्तान के लोग सीधा सीधा वहां के नेताओं पर दोष मढ़ रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं। पाकिस्तान की सरकार को कश्मीर भूलने तक की नसीहत दी जा रही है। अगर ये इतने दावे करते हैं हमारे, तो भाई जाके आजाद करवाओ ना। पाकिस्तान के सारे दोस्त इस वक्त उसका साथ छोड़ चुके हैं, इसलिए वहां हिंदुस्तान से दोस्ती करने की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त कटोरा लेकर घूम रहे किसी भिखारी जैसी है और ये बात पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं। इंडिया को हमारे साथ कौन सी जरूरत पड़ी, हम बेकारी कौम है। लोगों का दर्द इसलिए उमड़ा क्योंकि महंगाई की वजह से पाकिस्तान में पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से डर यह है कि अगर IMF से कर्जा नहीं मिला तो पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। इस बीच पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक ईरान की वजह से पाकिस्तान के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई। वहां ईरान से बिजली की सप्लाई रुकी तो बलूचिस्तान के मकरान इलाके का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया।
क्योंकि ईरान से आने वाली बिजली की सप्लाई अचानक बंद कर दी गई, जिसके बाद मकरान के एक बड़े इलाके के हजारों घरों की बत्ती गुल हो गई। मकरान के 3 जिले तुर्बत, पंजगुर और ग्वादर तो बिजली की कमी से बुरी तरह प्रभावित हो गए। खबर के मुताबिक मकरान के लिए ईरान से 100 मेगावाट बिजली की सप्लाई की जाती है, लेकिन उसे अचानक रोक दिया गया और जब पाकिस्तान के अधिकारियों ने ईरान से संपर्क किया तो सिर्फ 20 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई, जो वहां के कई जिलों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे की तरह थी और इसी वजह से मकरान के हजारों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। पाकिस्तान के मुताबिक ईरान ने बिजली की सप्लाई में कटौती करने की वजह भी नहीं बताई। वही खबर है कि पाकिस्तान का पानी रोकने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। मतलब ये कि कंगाली और भुखमरी का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए प्यास बुझाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस पानी को वो अपना हक समझ रहा था, हिंदुस्तान उसका वो पानी भी रोक सकता है। सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच 62 साल पहले हुआ था। भारत ने समझौते का पालन करते हुए अपने हिस्से के पानी का इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट रहा। भारत के हिस्से की नदियों पर बनने वाली परियोजनाएं हमेशा पाकिस्तान को चुभती रहीं। सिंधु जल समझौते में शिकायतों का निपटारा करने का भी तरीका तय किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस देकर समझौते की शर्तें बदलने की मांग कर दी। 90 दिनों में इस नोटिस का जवाब देना जरूरी होगा। अगर कोई सही जवाब नहीं मिला तो भारत के पास समझौते से निकलने का विकल्प होगा, जिसका मतलब पाकिस्तान का पानी बंद करना भी हो सकता है। उधर बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के मीडिया में क्रिकेटर केएल राहुल और एक्टर अतिया शेट्टी की शादी की चर्चाएं तेज हो गई। वहां के एक न्यूज चैनल पर 2 पत्रकार एक शो के दौरान इन दोनों की शादी में मिले तोहफों पर बात करते नजर आए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि दोनों पाकिस्तानी पत्रकारों ने बेहद दिलचस्पी से इस पर चर्चा की कि केएल राहुल और अतिया शेट्टी को उनके करीबियों से शादी में क्या तोहफे मिले। बहुत कुछ दिया है एंड आई गेस हमें ये हजम करने के लिए टाइम चाहिए। ये पाकिस्तान के मीडिया में चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि वहां 2 वक्त की रोटी के लिए भी मारामारी मची है और भारत में अथिया और केएल राहुल को शादी में बेहद महंगे तोहफे मिले। वीडियो में दिखा कि शो के दौरान ये दोनों पाकिस्तानी पत्रकार तोहफों के दाम पाकिस्तानी रुपए में बदलकर इस पर चर्चा करते रहे। आप क्यों कम कर रही है पैसे हर चीज के? केएल राहुल और अतिया शेट्टी 23 जनवरी को शादी के बंधन में बंधे थे, जिन्हें मिले तोहफों की पाकिस्तान तक चर्चाएं होने लगी। इधर दिल्ली में एक बार फिर मेयर के चुनाव के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 फरवरी को मेयर के चुनाव के लिए एमसीडी का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उन्हें 6 फरवरी को सदन बुलाने का सुझाव दिया था, जिस पर उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी। अब सोमवार को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए पार्षद मतदान करेंगे। इस बीच अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी जेलेंस्की को जंग में एक बड़ा झटका दे दिया। ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को अपने लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया, जबकि जेलेंस्की ने अपने मददगार देशों से ऐसे विमान पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। उन्होंने अमेरिका समेत कई देशों से फाइटर जेट दिए जाने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक जेलेंस्की की मुराद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका पहले ही उन्हें F-16 देने से इनकार कर चुका है। माना जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका की मजबूरी है। F-16 उसका बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान है और वो नहीं चाहता कि इस फाइटर जेट का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जाए, क्योंकि ऐसा होने पर रूस और उसके बीच सीधा टकराव हो सकता है। इस बीच अमेरिका की तरह ही ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को फाइटर जेट देने से मना कर दिया और उसे यह कह दिया कि जंग में दूसरी कोई भी मदद चाहिए तो ब्रिटेन से मिल जाएगी, लेकिन फाइटर जेट पाने का सपना जेलेंस्की ना देखें। हालांकि ब्रिटेन ने इसके लिए बिल्कुल ही अलग दलील दी और उसने अपने फैसले के लिए यूक्रेन के पायलटों की ट्रेनिंग का सहारा लिया। ब्रिटेन के मुताबिक यूक्रेन के पायलटों की ट्रेनिंग इस तरह की नहीं हुई है कि वो उसके फाइटर जेट को उड़ा सके। ब्रिटेन ने दावा किया कि उसके टाइफून और F-35 लड़ाकू विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग लेने में ही महीनों लग जाएंगे, क्योंकि ये फाइटर जेट बेहद ही संवेदनशील और आधुनिक हैं। ब्रिटेन का कहना है कि यूक्रेन जब इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल ही ठीक से नहीं कर पाएगा तो ये उसे देने का कोई मतलब ही नहीं। ब्रिटेन के इस कदम को जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और जर्मनी पहले ही उसे लड़ाकू विमान देने से मना कर चुके हैं। इधर दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे 37 विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी 37 विदेशी नागरिक लंबे वक्त से दिल्ली के द्वारका इलाके में रह रहे थे और इन्हें अब इनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस को अवैध तरीके से रह रहे इन 37 विदेशियों की जानकारी मिली थी। इन्हें जब पकड़ने पुलिस द्वारका पहुंची तो इनके पास न वीजा था न ही कोई दूसरा दस्तावेज। इसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। इनमें ज्यादातर नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान और घाना के नागरिक हैं। उधर नेटो महासचिव ने स्वीकार किया कि चीन उसके सामने नई चुनौती बनकर उभरा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चीन और रूस की नजदीकी। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन अचानक नेटो के एजेंडे में शामिल हो गया, जबकि इससे पहले नेटो की किसी बैठक में चीन पर इस तरह से चर्चा नहीं हुई थी जैसी अब होती है।
या यूं कहें कि यूक्रेन जंग ने नेटो के दुश्मनों की संख्या बढ़ा दी और रूस के अलावा चीन उसके सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया। नौबत यह आ गई कि नेटो की बैठकों में चीन से निपटने की प्लानिंग होने लगी। We for the first time addressed China. That was not the case in the previous strategic concept. यूक्रेन जंग के बाद चीन लगातार अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, क्योंकि उसके मन में ये इच्छा जाग गई कि वो ताइवान को अगला यूक्रेन बना दे। लेकिन इसके लिए उसे ताइवान से नहीं बल्कि अमेरिका से लड़ना होगा, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान से वादा किया है कि वो उसकी सुरक्षा में उसका साथ देगा। और इसी बात पर चीन चिढ़ गया। वो नहीं चाहता कि अमेरिका ताइवान मुद्दे में कूदे, लेकिन अमेरिका ने हर वो काम किया जो चीन के सामने चुनौती खड़ा करता है, फिर चाहे वो अमेरिकी संसद की स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा हो या फिर अमेरिकी सांसदों का ताइवान दौरा। अमेरिका के ये सारे कदम चीन का गुस्सा बढ़ाते गए और चीन फ्रंट फुट पर आ गया, जिसके बाद चीन और अमेरिका की सीधी लड़ाई का माहौल बनने लगा। और अमेरिका से लड़ाई का मतलब है सीधे नेटो से भिड़ना, और इसी वजह से नेटो ने चीन से निपटने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इधर बागेश्वर धाम वाले बाबा ने संत तुकाराम पर दिए बयान पर माफी मांग ली। उनके इस बयान का महाराष्ट्र में विरोध शुरू हो गया था। महाराष्ट्र के पुणे में तो कुणबी समुदाय सड़कों पर उतर आया था और बागेश्वर धाम वाले बाबा के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया था। कुणबी समुदाय ने मांग की थी कि बागेश्वर धाम वाले बाबा संत तुकाराम पर दिए बयान पर माफी मांगे, और 24 घंटे के अंदर उनकी मांग पूरी हो गई, क्योंकि बागेश्वर धाम वाले बाबा ने संत तुकाराम पर दिए विवादास्पद बयान पर माफी मांग ली। अपने मन में क्षोभ न लें, हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो संत तुकाराम पर कुछ ऐसा कहते दिखे जिससे महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोगों का पारा चढ़ गया। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, उन्हें रोज पीटती थी डंडे से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का महाराष्ट्र में पहले भी विरोध हो चुका है, क्योंकि उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। इस पर खूब बवाल भी हुआ था। ये मामला ठीक से ठंडा भी नहीं हुआ कि उन्होंने संत तुकाराम के बारे में बोलकर नया विवाद खड़ा कर दिया। इस बीच इजरायल और फिलिस्तीन के झगड़े में अमेरिका भी कूद गया। पिछले हफ्ते इजरायल के हमले में फिलिस्तीन के नागरिकों की मौत के बाद भड़की आग को बुझाने में अमेरिका जुट गया, और इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के दौरे पर इजरायल पहुंचे, जहां उन्होंने इजरायल और फिलिस्तीन दोनों देशों से शांति की अपील की, क्योंकि पिछले हफ्ते इजरायल और फिलिस्तीन के ठिकानों पर हुए कई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। इजरायल के हमले में तो फिलिस्तीन के 9 नागरिकों की मौत भी हो गई थी, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया था। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंचे और वहां उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए अमेरिका काम करता रहेगा। एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक का भी दौरा किया, जहां पिछले हफ्ते इजरायल की सेना ने एक बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया था। उसी छापे के दौरान इजरायल की सेना को वहां भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सड़कों पर उतरे लोगों ने इजरायल के खिलाफ नारे लगाते हुए पथराव कर दिया था। जैसे जैसे इजरायल के सैनिक अलग अलग मकानों में तलाशी के लिए घुसते गए, सड़कों पर भीड़ बढ़ती गई। इसके बाद गुस्से से भरी भीड़ को रोकने के लिए इजरायल के सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वेस्ट बैंक में हुई गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे फिलिस्तीन ने से अपने लोगों पर इजरायल का हमला बता दिया था, और ये चेतावनी भी दे दी थी कि वो बदला जरूर लेगा, जिसके बाद इस बात का डर बढ़ गया कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भी जंग छिड़ सकती है। इसी वजह से अमेरिका खुद दोनों देशों को शांत कराने के लिए आगे आया, जबकि सऊदी अरब ने भी इजरायल और फिलिस्तीन से शांति वार्ता दोबारा शुरू करने की अपील कर दी। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी के कश्मीर में यात्रा करने और बर्फबारी के बीच भाषण देने पर निशाना साधा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में खत्म हुई थी। समापन कार्यक्रम के दौरान राहुल ने भाषण भी दिया था, जिसकी सबसे खास बात यह थी कि राहुल ने बर्फबारी के बीच भाषण दिया था। यही नहीं, उनका बर्फबारी का मजा उठाने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो और प्रियंका गांधी श्रीनगर में घूमते हुए, लोगों से मिलते हुए और बर्फ से खेलते हुए नजर आए। जिसके बाद बीजेपी ने राहुल पर हमला किया और कश्मीर में शांति का क्रेडिट केंद्र सरकार को दिया। यहाँ आग बरसती थी उनकी सरकार में, हमारे टाइम में बर्फ बरस रही है, शांति है वहां पे। बीजेपी का इशारा आर्टिकल 370 की ओर था। यही वजह रही कि नरोत्तम मिश्रा ने राहुल को वो वक्त याद दिलाया जब घाटी में खून खराबा होता था। यानी श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए शांति का संदेश देने वाले राहुल बीजेपी के निशाने पर आ गए, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि घाटी में शांति की वजह केंद्र सरकार के फैसले हैं, जिनका राहुल को फायदा हुआ और उनकी यात्रा सुकून से निपट गई। यानी यहां भी बीजेपी ने राहुल का पासा पलटने की कोशिश की। उधर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की जिला अदालत ने जमानत दे दी। राजद्रोह के मामले में फवाद चौधरी पिछले महीने से जेल में बंद थे, जिन्हें चुनाव आयोग के सदस्यों को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फवाद चौधरी के खिलाफ वहां के चुनाव आयोग ने इस्लामाबाद में राजद्रोह का मामला दर्ज कराया था,
जिसके बाद पुलिस ने उन्हें उनके लाहौर के घर से हिरासत में लिया था। उन्हें मिली जमानत को उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ ने न्याय की जीत करार दिया। इस बीच यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी दानिलोव ने चेतावनी दी कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। ओलेक्सी दानिलोव के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन पर भीषण हमले का प्लान तैयार कर लिया है और उन्हें इंतजार अब सिर्फ 24 तारीख के आने का है। ओलेक्सी दानिलोव के मुताबिक यूक्रेन बीते 11 महीने से काफी बुरे वक्त से गुजर रहा है, लेकिन उनका कहना है कि आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि जंग को 1 साल पूरा होने के मौके पर रूस यूक्रेन पर चारों तरफ से हमले कर सकता है। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ने चेतावनी दी कि यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन अगले 3 हफ्तों में हमले तेज होने की आशंका से इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले महीने यूक्रेन की सेना के एक टॉप जनरल ने दावा किया था कि रूस ने अपने 2 लाख सैनिकों को जंग के मैदान में उतारने की तैयारी कर ली ताकि वो यूक्रेन पर हर तरफ से आक्रमण कर सके और यूक्रेन की सेना ये समझ न पाए कि वो रूस के हमलों का कैसे जवाब दे। ओलेक्सी दानिलोव ने आशंका जताई कि 24 फरवरी को रूस यूक्रेन पर ऐसा हमला बोल सकता है कि चारों तरफ तबाही मच जाएगी, क्योंकि वो हमला उत्तर, दक्षिण और पूर्व से एक साथ हो सकता है। मतलब ये कि युद्ध की सालगिरह के मौके पर रूस यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी दानिलोव ने दावा किया कि यूक्रेन ये जंग जीतकर ही रहेगा, क्योंकि उनके देश की सेना रूस के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इधर मुंबई के धारावी इलाके में करीब 4 दुकानों में भीषण आग लगी। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 टीमें पहुंच गईं, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। उधर चीन की चाल को नाकाम करने के लिए सेना ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक त्रिशक्ति प्रहार नाम से युद्ध अभ्यास किया। बताया गया कि इसका मकसद चीन को अपनी ताकत दिखाना था, जिसके लिए थल सेना और वायुसेना के साथ बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों ने मिलकर मिलिट्री ड्रिल की, जिसमें सेना ने अपने सभी खतरनाक हथियारों को शामिल किया। राफाल, चिनूक हेलीकॉप्टर और T-90 टैंक से लेकर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर समेत नई पीढ़ी के कई हथियारों ने अपना दम दिखाया। 21 से 31 जनवरी के बीच 11 दिनों तक चली इस ड्रिल में हथियारों और जवानों की तैनाती किस तरह की जाएगी, उसकी तैयारियां की गई। चीन के किसी भी हमले का किस तरह जवाब दिया जाएगा, उसका भी अभ्यास किया गया, क्योंकि लंबे वक्त से चीन की बुरी नजर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। खबर है कि इस कॉरिडोर की निगरानी के लिए चीन डोकलाम पर भी कब्जा करने की फिराक में है और इसी वजह से भारत ने सिक्किम में डोकलाम तक जाने वाली सड़क तैयार कर ली है, ताकि चीन की इस चाल को नाकाम किया जा सके। असल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, वो पश्चिम बंगाल का 30 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा वो हिस्सा है जो सामरिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि यही हिस्सा पूर्वोत्तर के राज्यों को जमीन के रास्ते जोड़ता है। इसके अलावा हाल ही में खबर यह भी सामने आई थी कि चीन ने डोकलाम के पास अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी उस इलाके में अपनी तैनाती लगभग दुगनी कर दी। इसके साथ ही सेना ने त्रिशक्ति प्रहार से युद्ध की तैयारी कर चीन को अपने इरादे जता दिए। इधर बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं में होने वाली नकल को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के बाहर काफी सख्ती देखी गई। इस बार कड़ाके की ठंड के बावजूद छात्रों को जूते पहनकर परीक्षा देने की इजाजत नहीं है, वो चप्पल पहनकर परीक्षा दे सकते हैं। इसीलिए जो छात्र जूते पहनकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, उनके जूते उतरवा दिए गए, जिससे बहुत से छात्रों को नंगे पैर ही परीक्षा में शामिल होने को मजबूर होना पड़ा, जिसकी वजह से काफी छात्र नाराज दिखे। जबकि नवादा जिले के एक परीक्षा केंद्र पर कई छात्रों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने स्कूल पर जानबूझकर उन्हें परीक्षा देने से रोकने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने जानकारी दी कि जो छात्र समय से नहीं पहुंचे, उनको ही अंदर जाने से रोका गया। हालांकि इस मामले में प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया। इस बीच खबर है कि पेरिस पहुंचे यूक्रेन के रक्षा मंत्री फ्रांस से फाइटर जेट मांग सकते हैं। 3 दिन पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन के रक्षा मंत्री के इस दौरे का ऐलान किया था, जिसके बाद जब वो राजधानी पेरिस पहुंचे तो फ्रांस के रक्षा मंत्री ने गले मिलकर यूक्रेन के रक्षा मंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद दोनों की यूक्रेन में छिड़ी जंग के मुद्दे पर काफी देर तक बातचीत हुई। खबर है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री फ्रांस से उनके देश को फाइटर जेट देने की मांग कर सकते हैं, ताकि यूक्रेन की सेना जमीन के साथ आसमान में भी रूस की फौज को उसी के अंदाज में जवाब दे सके। अमेरिका, जर्मनी और यूके ने पहले ही यूक्रेन को अपने सबसे दमदार टैंक देने का ऐलान कर दिया है। अब यूक्रेन खुद को रूस के खिलाफ आकाश में भी मजबूत करने में जुटा है और यही वजह है कि यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से उसे लड़ाकू विमान देने की मांग कर रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री का यह दौरा काफी अहम साबित हो सकता है।
क्योंकि कुछ रोज पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि उन्होंने यूक्रेन को कभी फाइटर जेट की सप्लाई करने से इनकार नहीं किया। हालांकि उनकी तरफ से इतना जरूर कहा गया कि यूक्रेन को फ्रांस लड़ाकू विमान देने पर विचार तो कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तें ये हैं कि फाइटर जेट देने से दोनों देशों के बीच तनाव न बढ़े और फ्रांस के दिए लड़ाकू विमान रूस की धरती पर तबाही न मचाएं। हालांकि इससे पहले फ्रांस की तरफ से जंग में यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर और कई सैन्य उपकरण दिए जा चुके हैं। उधर उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के अपराधियों में पुलिस का भारी खौफ देखने को मिला, जहां संडीला थाने में करीब 70 बदमाश एक साथ हाथों में तख्ती लेकर हाजिरी लगाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने थाने में उनकी परेड कराई और अपराध से दूर रहने की नसीहत दी। अपराध रोकथाम की दृष्टि से क्षेत्र के लगभग 70 हिस्ट्री शीटरों की हाजिरी थाने पे लगाई गई। बताया गया कि हरदोई के संडीला थाने में यह प्रक्रिया हर महीने की अंतिम तारीख को अपनाई जाती है, ताकि जो अपराधी हाजिरी लगाने न पहुंचे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इस बीच आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी। सालाना 7 लाख तक कमाने वाले लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि इससे पहले ये छूट 5 लाख तक कमाने वाले लोगों को ही थी। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. मतलब ये कि सालाना 7 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव किया गया। 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख रुपए से 9 लाख तक की आय पर 10% टैक्स। 9 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15% टैक्स। 12 लाख से 15 लाख तक आय पर 20% टैक्स और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगेगा। नई टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न फाइल करने वाले केवल उन लोगों पर यह स्लैब लागू होगा जिनकी कमाई 7 लाख से ज्यादा है, लेकिन 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उधर बजट में टैक्स छूट पर पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम में मतभेद नजर आया, क्योंकि कार्ति चिदम्बरम ने बजट में टैक्स छूट का स्वागत किया। केंद्र सरकार ने अपने बजट में टैक्स छूट का ऐलान किया, लेकिन ये छूट नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों को ही मिलेगी और उन्हें 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। कार्ति चिदम्बरम ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की। So any tax cuts is welcome because giving more money in the hands of the people. लेकिन कार्ति चिदम्बरम के पिता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट में टैक्स छूट के प्रावधान में कमियां निकाल दी, यानी अपने बेटे से उनकी अलग राय थी। What about those who have not switched over to the new tax regime? Has there been 1 rupee benefit for them? 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट था और कांग्रेस ने इसमें कई कमियां निकाली, लेकिन टैक्स छूट पर पार्टी के 2 नेता या यूं कहें कि बाप बेटे की राय अलग अलग निकली, यानी चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने का दांव उल्टा पड़ गया, जिससे सरकार के बजट और बीजेपी की चुनावी तैयारी दोनों का पलड़ा भारी हो गया। इधर बजट के दिन शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि बाजार बंद होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रहे। और दिन के वक्त जब वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश किया तो शेयर बाजार में काफी तेजी देखने को मिली। हालांकि कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 158 अंक उछलकर 59,708 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 45 अंक बढ़कर 17,616 पर बंद हुआ। उधर बीजेपी ने बजट की खास बातों को देश भर में नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाने का फैसला कर लिया। इसके लिए 2 हफ्तों तक देश भर में बीजेपी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और आम लोगों तक बजट की खास बातों को पहुंचाएगी। केंद्रीय मंत्री देश के 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं की एक समिति बनाई, जो 12 फरवरी तक केंद्र सरकार के बजट के प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका पहली बार यूक्रेन को लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाने वाले घातक हथियार देगा। बताया जा रहा है कि ये हथियार जल्द ही जेलेंस्की की सेना को भेज दिए जाएंगे, ताकि यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें और दूसरे हथियार देगा, यानी अब ये जंग और ज्यादा भीषण हो सकती है। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन अब तक रूस के साथ मुकाबला करने में कामयाब हुआ है, लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका रूसी सेना पर कहर बरपाने के लिए पहली बार यूक्रेन को GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब देने जा रहा है। और एक बार यूक्रेन की सेना को यह हथियार मिल गया तो रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसकी मदद से जेलेंस्की के सैनिक दूर से भी उस पर हमला करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बॉम्ब की मारक क्षमता अचूक है। इस ताकतवर हथियार से 150 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। GPS से लैस ये घातक हथियार किसी भी मौसम में दुश्मन की सेना को धूल चटा सकता है। यही नहीं, GLSDB को टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का काल माना जाता है, यानी इस हथियार के मिलते ही यूक्रेन की सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जल्द अमेरिका यूक्रेन को इसकी सप्लाई शुरू कर देगा।
उधर फ्रांस के एक अर्थशास्त्री ने चेतावनी दी कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से नए हथियारों की खेप मिलने से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। जेलेंस्की रूस की फौज से लड़ने के लिए लगातार पश्चिमी देशों से आधुनिक हथियारों की मांग कर रहे हैं। और एक के बाद एक सभी पश्चिमी देश भी आगे आकर यूक्रेन की पुतिन के सैनिकों से भिड़ने में मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि ये जंग 11 महीने तक खिंच गई, क्योंकि अगर यूक्रेन को अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों का साथ नहीं मिलता तो रूस से मुकाबला जेलेंस्की की फौज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसे में फ्रांस के उस अर्थशास्त्री का मानना है कि आगे भी अगर इसी तरह हथियारों की सप्लाई होती रही तो तीसरे विश्व युद्ध को होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और ये चेतावनी उन्होंने अमेरिका, यूके और जर्मनी के उस ऐलान के बाद दी जिसमें इन तीनों देशों ने यूक्रेन को अपने ताकतवर टैंक को देने का ऐलान किया था। क्योंकि फ्रांस के उस अर्थशास्त्री के मुताबिक अभी ये देश अपने सबसे दमदार टैंकों को यूक्रेन भेज रहे हैं, जिसके बाद आगे भी इसी तरह एक से एक आधुनिक हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को होती रहेगी, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में उन्होंने सलाह दी कि ये समय शांति के रास्ते पर बढ़ने का है, ताकि यूक्रेन और रूस के रिश्तों में सुधार लाया जा सके। इधर मुंबई के पास ठाणे से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक आवारा कुत्ते ने एक ही दिन में 35 लोगों को काट लिया, जिनमें कुछ घटनाओं की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं, जिनमें दिखा कि इस कुत्ते ने अचानक एक बच्चे पर हमला कर दिया। वो बच्चा सड़क से गुजर रहा था, तभी ये कुत्ता उसके पास पहुंचा और उस बच्चे के पैर को पकड़ लिया, जिसे उस इलाके के कुछ लोगों ने वहां से भगाया। इसी तरह ये कुत्ता बाजार में एक शख्स के पीछे पड़ गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक जब इस कुत्ते ने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया तो प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उस कुत्ते को पकड़कर वहां से ले जाया गया। उधर यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस और बेलारूस की वायुसेनाओं ने अपना दम दिखाया। दोनों देशों के जवानों ने आसमान से दुश्मन को तबाह करने का अभ्यास किया, ताकि दुश्मन को जमीन के साथ साथ आसमान से भी ढेर किया जा सके। रूस और बेलारूस की वायुसेना के जवानों ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर से हमले का अभ्यास किया। इसके बाद फाइटर जेट से दुश्मन पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग ली। लड़ाकू विमानों से उन्होंने आसमान से जमीन पर तय किए गए टारगेट पर चुन चुन कर बम बरसाए। रोजानो शहर में हुई इस मिलिट्री ड्रिल में दोनों देशों के जवानों ने न सिर्फ हमले का अभ्यास किया, बल्कि दुश्मन के हमलों से कैसे खुद को बचाया जाए इसके भी तरीके सीखे। इस बीच रणजी ट्रॉफी के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आंध्र प्रदेश के कप्तान हनुमा विहारी एक हाथ से बल्लेबाजी करने की वजह से चर्चा में आ गया। असल में मध्य प्रदेश के खिलाफ इस मैच में एक बाउंसर पर हनुमा विहारी की दाएं हाथ की कलाई पर गहरी चोट लग गई, जिसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन तेजी से विकेट गिरने की वजह से वो मैदान में दोबारा लौटे और उन्होंने एक हाथ से ही बल्लेबाजी शुरू कर दी। हनुमा विहारी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन कलाई में फ्रैक्चर होने की वजह से उन्होंने बाएं हाथ से बल्लेबाजी की, और वो भी सिर्फ एक हाथ से। इधर खबर है कि एलएसी पर चीन को अपनी ताकत दिखाने के लिए सेना को जल्द ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे मिल जाएगा। सेना ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए 2020 में ही अमेरिका से करार किया था, ताकि भारत एलएसी पर अपाचे हेलीकॉप्टरों को भी तैनात कर अपनी सुरक्षा और मजबूत कर सके। खबर है कि अगले साल फरवरी में अमेरिका से पहला अपाचे हेलीकॉप्टर थल सेना को मिल जाएगा, जिसके 3 महीने बाद बाकी बचे 5 हेलीकॉप्टर भी सेना का हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि वायुसेना के बेड़े में पहले से ही अमेरिका का ये खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल है, जिसमें हाई क्वालिटी नाइट विजन सिस्टम लगा है, जिससे ये रात में भी लड़ सकता है। ये हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 128 टारगेट उड़ाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक और स्टिंगर मिसाइलें लगी होती हैं, जो पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद अपने टारगेट को भेज सकती हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के आसनसोल से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो हवा में उछल गया। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क के किनारे खड़े मोटरसाइकिल सवार ने अचानक ही रास्ते पर यू टर्न लेने की कोशिश की। इसी दौरान पीछे से आ रही कार उससे भिड़ गई, जिससे वो कई फीट तक हवा में उछल गया। इसके बाद वो सिर के बल सीधे सड़क पर आ गिरा और कुछ दूर तक घिसटता चला गया। वहीं कार सड़क पर दूसरी ओर जाकर बंद हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कार सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस हादसे में बुरी तरह घायल हुए मोटरसाइकिल सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि 19 साल की एक लड़की को रूस ने आतंकी घोषित कर दिया। बताया गया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये लड़की लगातार यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों का विरोध कर रही थी, जिससे रूस की सेना नाराज थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए रूस ने अलेसा नाम की लड़की को आतंकी घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रूस ने उसका नाम ISIS और अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया। यानी रूस इस लड़की को इन आतंकी संगठनों के जितना खतरनाक मानता है। दावा है कि अलेसा लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रूसी सेना का मजाक बना रही थी। यही नहीं, दावा तो यह भी है कि अलेसा ने पिछले साल अक्टूबर में रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर हुए हमले के बाद पुतिन का भी मजाक बनाया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अब इस लड़की को आतंकी घोषित करते हुए करीब 7 साल की सजा सुनाई गई।
इधर नोएडा में आरटीओ ने पुरानी गाड़ियों को जब्त करने की मुहिम शुरू कर दी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने उन गाड़ियों को जब्त करना शुरू कर दिया जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है और जिसके लिए आरटीओ ने करीब 1,19,000 पुरानी गाड़ियों के मालिकों को पहले ही नोटिस भी जारी कर दिया था। आरटीओ ने अपनी लिस्ट में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल से चलने वाली गाड़ियों को शामिल किया जिनका नंबर Z या UP16Z से शुरू होता है। उधर दिल्ली के उत्तम नगर में गुमान सिंह नाम के सब इंस्पेक्टर ने डिलीवरी बॉय बनकर जालसाजों का पर्दाफाश किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी नकली गेमिंग वेबसाइटों का भी भंडाफोड़ कर दिया जिसके जरिए वो लोगों को ऑनलाइन गेम खेलने का झांसा देकर ठग रहे थे। पुलिस को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए 1,49,000 की धोखाधड़ी की एक शिकायत मिली थी जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन 3 जालसाजों को धर दबोचा और उनके पास से कई मोबाइल और डेबिट कार्ड बरामद कर लिए। इस बीच नेपाल से अयोध्या के लिए जा रही शालिग्राम शिला गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंची जहां उसकी पूजा की गई। फिर देवशिला रथ के जरिए दोनों पवित्र शिलाओं को रवाना कर दिया गया जो कुछ देर पहले अयोध्या पहुंच गई। लेकिन उससे पहले गोरखपुर में रात के वक्त पहुंची दोनों शिलाओं को देखने के लिए गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। शिलाओं पर फूलों की बारिश हुई और पास का इलाका राम नाम से गूंज उठा। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने पूरे विधि विधान से शिला की पूजा अर्चना की। गोरखपुर से रवाना होते वक्त भी शालिग्राम शिला को देखने और उसकी पूजा के लिए भक्तों की भीड़ जुट गई। ये यात्रा जहाँ जहाँ से होती हुई आई है इन शालिग्राम शिलाओं की वहाँ पर इनका पूजन हुआ है। इन शिलाओं को देखने के लिए बिहार समेत दूसरे राज्यों से भी राम भक्त गोरखपुर पहुंचे। उधर अमेरिका ने बख्तरबंद गाड़ी ब्रैडली की पहली खेप यूक्रेन भेज दी। ऐसी कुल 109 बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन को मिलने वाली हैं जिसका ऐलान अमेरिका ने इसी साल की शुरुआत में किया था। बख्तरबंद गाड़ी ब्रैडली की खेप को यूक्रेन भेजने का वीडियो भी सामने आया जिसमें इन गाड़ियों को अमेरिकी जहाज में रखते हुए देखा गया। अमेरिका के साउथ कैरोलिना की ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की हैं। माना जा रहा है कि ब्रैडली रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना के लिए मददगार साबित होगा। ब्रैडली जंग के मैदान में जवानों के लिए रक्षा कवच साबित होगा जिसमें ऑटोमेटिक मशीन गन और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर लगे हैं। अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहा है और इसी कड़ी में उसने पहली खेप में 60 ब्रैडली भी भेजी हैं। कुछ दिनों पहले ही 31 एब्रम्स टैंक भी यूक्रेन को देने का ऐलान किया गया था। इधर पटना में एक शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली बात पर हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी और इस घटना में 2 लोग घायल हो गए जिनमें एक की हालत गंभीर बताई गई। बताया गया कि बारात के साथ आई एक गाड़ी का पहिया एक आदमी के पैर पर चढ़ गया जिसके बाद वहां कहासुनी शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में 2 लोगों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। 10 मिनट के बाद बाइक सवार पर 2 आके गोली मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इसके लिए वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है। इस बीच पृथ्वी के करीब से एक ऐसा धूमकेतु गुजरने वाला है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। सबसे हैरानी की बात यह कि यह धूमकेतु हरे रंग का है जो एक रहस्यमयी रोशनी छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। पिछली बार यह धूमकेतु 50,000 साल पहले धरती के पास से गुजरा था। पिछले साल पहली बार नासा के वैज्ञानिकों ने इस हरे धूमकेतु को खोज निकाला। इसका तकनीकी नाम C2022E3 है लेकिन इसे हरा धूमकेतु भी कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि 1 और 2 फरवरी को इस धूमकेतु को आकाश में देखा जा सकता है। यह आकाश में किसी चमकती हुई चीज की तरह दिखेगा और अपने पीछे हरे रंग का धुआं छोड़ता हुआ जाएगा। और इसके कुछ वीडियो भी नासा के वैज्ञानिकों ने जारी किए थे जिनकी वजह से ये धूमकेतु रहस्यमयी बन गया। हालांकि इससे पृथ्वी को किसी तरह का खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये धूमकेतु धरती से करीब 425 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा। इधर हरियाणा के अंबाला में नगर निगम ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाए गए जिसमें दुकानदारों की ओर से किया गया अतिक्रमण भी शामिल था। नगर निगम के मुताबिक अवैध कब्जे की वजह से शाम के वक्त अंबाला के बाजारों में ज्यादा भीड़ जमा हो जाती थी और लोगों का पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया था। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों को हवा में मार गिराया। बताया गया कि जिन मिसाइलों को आसमान में ढेर कर दिया गया उनमें क्रूज मिसाइल KH-101 भी शामिल थी जिसके जरिए पुतिन की फौज यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाना चाह रही थी। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन पर एक साथ कई मिसाइलों से हमले किए जिनमें क्रूज मिसाइल KH-101 भी शामिल थी। इस मिसाइल को बेहद ताकतवर और खतरनाक माना जाता है। ये अगर एक बार अपने तय ठिकाने पर गिर गई तो दुश्मन की बर्बादी तय है। यूक्रेन लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि पुतिन की सेना इसके जरिए उस पर भीषण हमले कर रही, लेकिन दावा है कि इस बार यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही रूस की क्रूज मिसाइल KH-101 को ढेर कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रामचरितमानस मामले में विरोध जताना समाजवादी पार्टी के एक विधायक के समर्थकों को भारी पड़ गया। वहां डीएम दफ्तर के बाहर कुछ वकीलों ने उनकी पिटाई कर दी जिसके बाद वो वहां से जान बचाकर भागते दिखाई दिए।
विधायक के समर्थक डीएम दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उसकी प्रतियां जलाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी वकीलों को मिली वो वहां पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। असल में रानीगंज सीट से विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने एक ट्वीट कर रामचरितमानस की कई चौपाइयों को संविधान विरोधी बताया, जिसके समर्थन में उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, जहाँ वकीलों ने पिटाई कर दी। उधर यूपी के मथुरा में कपड़े और जूते की 3 मंजिला दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मामला मथुरा के धौली प्याऊ इलाके का बताया गया, जहां पहले तो जूतों की एक दुकान में आग लगी और इसके कुछ ही देर बाद आग ने बगल वाली कपड़ों की दुकानों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहीं जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक इस आग में लाखों रुपए के जूते और कपड़े जलकर राख हो गए। इस बीच महाराष्ट्र में पुणे में सोलापुर नेशनल हाईवे पर बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाईवे पर सुबह सुबह बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का एक हिस्सा पूरी तरह टूट गया। बस में कुल 35 यात्री सवार थे। उधर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के 2 मंत्रियों ने सरेआम ये कबूल किया कि पाकिस्तान ही आतंकियों को पालने पोसने का काम करता रहा है। पेशावर की मस्जिद में हुए धमाके के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का यह दर्द खुलकर सामने आ गया और उन्होंने खुलकर इस बात को कबूल किया कि पाकिस्तान के पैदा किए हुए आतंकी ही उनके देश को जला रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने माना कि अफगानिस्तान में रूस से लड़ने के लिए मुजाहिदीन को तैयार करना बड़ी गलती थी। 80 के दशक में अफगानिस्तान में 10 साल तक चली जंग में रूस से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में मुजाहिदीन को तैयार किया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान उसे एक बड़ी गलती मान रहा है, क्योंकि वो मुजाहिदीन ही उसके लिए भस्मासुर बन गए हैं। मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। राना सनाउल्लाह का ये दर्द पेशावर की मस्जिद में हुए धमाके पर छलका, यानी उन्हें दहशतगर्दी की याद तब आई जब खुद के घर में एक बार फिर आग लग गई। और ये आग वहां टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने लगाई, जिसका नाम लेकर राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को घेरने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान की वजह से ही टीटीपी के आतंकियों की ताकत बढ़ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री रहने के दौरान इमरान खान ने टीटीपी के खिलाफ नर्म रुख अपनाया था। राना सनाउल्लाह के मुताबिक इमरान खान ने टीटीपी के कई बड़े आतंकियों को जेल से रिहा किया था। ये वो आतंकी थे जिन्हें पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई थी। इतना ही नहीं, इमरान खान पर टीटीपी के आतंकियों को पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बसाने के भी आरोप लगे हैं। हालांकि इमरान खान ने खुद कुछ दिन पहले इस बात को माना था। उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार ने टीटीपी के आतंकियों को बसाने की पूरी तैयारी कर ली थी। जबकि शहबाज शरीफ सरकार ने मंत्री का आरोप है कि इमरान खान ने टीटीपी के आतंकियों को पाकिस्तान में बसा दिया था। यानी पाकिस्तान के मंत्री ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों को बढ़ावा देने में इमरान खान भी पीछे नहीं रहे और उन्हीं की वजह से टीटीपी पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है, जिसे रोक पाना अब पाकिस्तान के बूते की बात नहीं रही, क्योंकि अब तक छोटे मोटे हमले करने वाले टीटीपी ने पेशावर की मस्जिद में खून की नदियां बहा दी। वहां नमाज पढ़ने जुटे लोगों में 100 से ज्यादा लोग आत्मघाती हमले का शिकार हो गए। इसके बाद खबर आई कि टीटीपी ने अपने एक साथी खालिद खुरासानी की मौत का बदला लेने के लिए ये हमला किया था। और इसी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत की तारीफ कर दी। हिंदुस्तान में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। उन्होंने भी इस बात को माना कि पाकिस्तान ने जो बीज मुजाहिदीन के रूप में बोया था वो अब दहशतगर्दी का पेड़ बन चुका है। यानी पाकिस्तान आने वाले दिनों में भी अपनी ही लगाई आग में झुलसेगा। और इसकी एक झलक भी तब देखने को मिली जब टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने पंजाब प्रांत में एक पुलिस थाने को निशाना बनाया। टीटीपी के आतंकी ने पेशावर की मस्जिद में हमला कर 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिसके 2 दिन बाद उन्होंने पंजाब प्रांत के मियांवाली जिले के एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया। खबर है कि हमले के वक्त आतंकियों की संख्या 15 से 20 थी। उन्होंने उस थाने पर इतनी गोलियां चलाई कि वो पूरा इलाका फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। हालांकि जैसे ही टीटीपी के आतंकियों ने हमला किया, थाने में मौजूद पाकिस्तान पुलिस के जवान भी एक्शन में आ गए। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। बताया गया कि आतंकियों के पास बड़ी संख्या में हथियार थे, लेकिन पाकिस्तान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाकर किसी तरह उनके हमले को नाकाम कर दिया। और पाकिस्तान पुलिस का दावा है कि उसकी कार्रवाई से घबराकर टीटीपी के आतंकी वहां से भाग गए, जिसके बाद मियांवाली के उस थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई। और इसके साथ ही वहां दूसरे जिलों से भी पुलिस के जवानों को बुलाकर पूरे शहर में तैनात कर दिया गया, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीटीपी के हमलावर वहां कभी भी लौट सकते हैं।
इससे पहले भी वो पाकिस्तान के कई पुलिस थानों पर हमला कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही टीटीपी ने पेशावर की मस्जिद पर आतंकी हमला किया था। उस दौरान भी उसके निशाने पर पाकिस्तान की पुलिस थी, क्योंकि जिस वक्त पेशावर में हमला किया गया था वहां करीब 600 लोग मस्जिद में इकट्ठा थे, जिनमें 95% पुलिस और सुरक्षा बल के जवान थे। कहा जा रहा है कि इसी वजह से टीटीपी के आतंकियों ने हमले के लिए ये वक्त चुना था। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान में टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का मजबूत होना भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी हमले की कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद टीटीपी के आतंकियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है और भारतीय खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि पाकिस्तान में टीटीपी जितना ताकतवर होता जाएगा उतना ही ये भारत के लिए भी खतरा बन सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टीटीपी की विचारधारा पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से मिलती है। लिहाजा टीटीपी का मजबूत होना इन आतंकी संगठनों के लिए भी पैर पसारने जैसा होगा, जिसका मतलब ये है कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी घटनाओं को बढ़ाने की साजिश रचने में जुट जाएंगे, क्योंकि इस काम में टीटीपी के आतंकी भी उनकी मदद कर सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने बढ़ते सड़क हादसों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऐसी जैकेट और टोपी तैयार करवाई जिसका रंग सिग्नल के लाल होते ही बदल जाएगा और ऐसा जैकेट में लगे ट्रांसमीटर और रिसीवर की मदद से संभव होगा। यानी जैसे ही सिग्नल लाल होगा तो वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान की जैकेट और टोपी पर लगी लाइट लाल हो जाएगी और सिग्नल के हरे होते ही उसका रंग भी बदल जाएगा। 350 लोग ट्रैफिक पुलिस में है तो 350 जैकेट बनाने का हमारा प्लान है। पुलिस को उम्मीद है कि इस पहल से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी और वो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूसी सैनिकों के लगातार सरेंडर करने की वजह से पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई। बताया गया कि जंग की शुरुआत से अब तक रूस के हजारों सैनिक ज़ेलेंस्की की फौज के सामने घुटने टेक चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब से यूक्रेन ने आई वॉन्ट टू लिव यानी मैं जीना चाहता हूं नाम से अभियान चलाया, तभी से रूसी सेना में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन का यह अभियान रूसी सैनिकों के लिए ही बताया गया, जिसके जरिए उसने पुतिन के सैनिकों को यह संदेश दिया कि अगर वो जीना चाहते हैं तो हथियार डाल दें। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही रूसी सैनिकों के सरेंडर करने की संख्या बढ़ गई, क्योंकि जंग से थक चुके रूसी सैनिकों के सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था और उन्हें इस बात का भी खौफ सताने लगा था कि वो ज़ेलेंस्की की सेना के सामने ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां स्कूल की एक मिनी बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसा उस वक्त हुआ जब वो बस बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी उस बेकाबू बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक बुजुर्ग अपने स्कूटर को सड़क किनारे खड़ा करते नजर आए, जबकि एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल को मोड़ने के लिए पीछे करता दिखाई दिया। जैसे ही उसने अपनी मोटरसाइकिल को पीछे किया तभी वो बस उसे घसीटती चली गई, जिसकी चपेट में सड़क किनारे खड़े वो बुजुर्ग और 2 लड़कियां भी आ गईं। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वो बस अपने आप रुक गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि ड्राइवर को अचानक चक्कर आ गया था, जिसकी वजह से बस बेकाबू होकर गाड़ियों से जा भिड़ी। उधर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ के एक गांव में एक बाघ के घुसने से लोग दहशत में आ गए, जिसकी सूचना लोगों ने फौरन वन विभाग को दी और इस बीच गांव वालों ने उसे खदेड़ने की भी कोशिश की, मगर बाघ एक खेत में जाकर छिप गया, जिसकी वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। डर का मारे फिर मैं थोड़ा दूर भाग गया। बताया गया कि इससे पहले इसी गांव में एक तेंदुआ घुस आया था, जिसने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया। गांव वाले तेंदुए के कहर से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि बाघ की दहशत ने उनकी नींद उड़ा दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आए बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 2 विदेशी पर्यटकों की मौत हो गई। जिन लोगों की जान गई वो पोलैंड के रहने वाले बताए गए, जो 21 लोगों के ग्रुप में स्कीइंग करने गए थे, जबकि वहां आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पहले ही बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद विदेशी नागरिकों का यह ग्रुप स्कीइंग करने पहुंच गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि अचानक कई फीट ऊंचा बर्फीला तूफान उठा, जिसे देखकर वो लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। लेकिन इस बर्फीले तूफान की चपेट में आने से वो खुद को बचा नहीं पाए। इसकी जानकारी मिलने पर फौरन राहत बचाव की टीम वहां पहुंची और उन लोगों को बचाने में जुट गई। जरूर पता लगाएंगे कि हाउ डिड दे गो देयर और उसकी क्या फाइनल डिटेल्स है। हालांकि काफी कोशिश के बाद भी कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ विदेशी नागरिक जख्मी हो गए, जिन्हें वहां से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। इधर बिहार के पूर्णिया में बन रहा एक पुल अचानक गिर गया, जिसकी वजह से उसमें काम कर रहे कई मजदूर दब गए, जिसकी सूचना मिलते ही वहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया। पूरा आपका दीवार में गिट्टी था, सीमेंट कहीं नहीं था। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए, जिन्होंने लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया।
उधर झारखंड के कांके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश ने कारोबारी को सरेआम गोली मार दी। घटना पिछले साल 24 दिसंबर की बताई गई, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें एक बदमाश उस कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता दिखाई दिया। जैसे ही वो मोटरसाइकिल से उतरकर खड़ा हुआ, इसी दौरान हेलमेट लगाकर एक बदमाश उसके पास पहुंच गया। इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, तभी उस बदमाश ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद वो हद दर्जे का शातिर है। गवर्नमेंट फंक्शनरी इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 12 फरवरी 9 PM। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। ईरान की हथियार फैक्ट्री पर हुए ड्रोन हमले के बाद इजरायल ने अपने देश में खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। इजरायल को इस बात का डर सता रहा है कि ईरान उस पर पलटवार जरूर करेगा। 28 जनवरी को ईरान के इस्फहान शहर में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला हुआ था, जिसके बाद से ही ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है। वो इस बात को पचा नहीं पा रहा कि उसकी इतनी अहम हथियार फैक्ट्री तक दुश्मन के ड्रोन कैसे पहुंच गए। वो भी एक साथ 3 ड्रोन ने वहां कैसे हमला बोल दिया। हालांकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनमें एक ड्रोन को फैक्ट्री के ऊपर ही मार गिराया था, जबकि बाकी के 2 ड्रोन भी नाकाम कर दिए गए थे। इसके बाद ही ईरान का गुस्सा इजरायल पर फूट पड़ा, जबकि उसने इजरायल के दोस्त अमेरिका को भी जंग की धमकी दे दी। इसी वजह से इजरायल ने खतरे का अलर्ट जारी कर दिया और अपने नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने में जुट गया। क्योंकि इस बार ईरान ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वो जंग पर उतारू है। इजरायल को तो वो धमकाता ही रहता है, लेकिन इस बार ईरान ने खुद को महाशक्ति समझने वाले अमेरिका को ही चुनौती दे दी और साफ शब्दों में उससे यह कह दिया कि अमेरिका की हरकत युद्ध को बुलावा दे रही है, क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिका की तलखी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ वो इजरायल की ताकत बढ़ाने में भी जुटा हुआ है। यहां तक कि उसने अपने फाइटर जेट भी इजरायल के एक एयरबेस पर तैनात कर दिए थे, जबकि इजरायल के साथ मिलकर उसकी सेना ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की। इन्हीं बातों ने ईरान का गुस्सा भड़का दिया। उसने खुलकर इजरायल का साथ देने पर अमेरिका को धमका दिया। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका उकसाने वाला कदम उठा रहा है, और वो इससे बाज नहीं आया तो फिर ईरान अमेरिका के साथ जंग छेड़ देगा। यानी गुस्से से भरा ईरान इजरायल के साथ अमेरिका से भी टकराने को तैयार है। और ईरान की अमेरिका को दी गई ऐसी चेतावनी के बाद इजरायल के भी कान खड़े हो गए। वो समझ गया कि ईरान अब किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है, क्योंकि इस्फहान की हथियार फैक्ट्री पर हमले के बाद ही उसने कह दिया था कि वो बदला जरूर लेगा। हालांकि उसने उस वक्त इजरायल का नाम नहीं लिया था। पूरी दुनिया जानती है कि दोनों के बीच की दुश्मनी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। और ईरान भले ही नाम न ले, लेकिन वो हथियार फैक्ट्री पर हमले के पीछे इजरायल का ही हाथ मानता है। इसी वजह से इजरायल ईरान के पलटवार से पहले ही तैयारी करने में जुट गया है। उसने अपने नागरिकों को खतरे से आगाह कर दिया, साथ ही ये दावा किया कि वो किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार है। उधर कंगाली के कारण पाकिस्तान पूरी तरह लाचार और बेसहारा दिखने लगा। यहां तक कि पाकिस्तान के लोग अब वहां की सरकार और नेताओं को कोसने से जरा भी पीछे नहीं हट रहे। अब तो पाकिस्तान के लोग वहां की सरकार को भारत से दुश्मनी भूलने की नसीहत दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से लड़ने के चक्कर में पाकिस्तान ने बर्बादी का रास्ता चुन लिया। हालत यह है कि वहां का मीडिया भी भारत की तारीफ करता नहीं थक रहा। बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। और पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि अगर हिंदुस्तान से रिश्ते बेहतर होते तो पाकिस्तान के सामने कंगाल होने की नौबत नहीं आती। इंडिया शायद हमें कर्जा देता है, इस टाइम इन मसलों से इंडिया निकालता है, लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने। पाकिस्तान की सरकार को नसीहत दी जा रही है कि झूठी शान को भूलकर भारत के साथ रिश्ते बेहतर किए जाएं। हमें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर कर लेने चाहिए। जी, अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। पाकिस्तान में सैकड़ों यूट्यूबर इस वक्त सब कुछ भूलकर पाकिस्तान की कंगाली पर वीडियो बना रहे हैं और ऐसे हर वीडियो में पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान की याद आ रही है। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि अगर भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर होते तो वो उस पर इतना बड़ा संकट कभी नहीं आता, जिसके लिए पाकिस्तान के लोग सीधा सीधा वहां के नेताओं पर दोष मढ़ रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे माशाल्लाह
चोरों के भी बाप हैं। पाकिस्तान की सरकार को कश्मीर भूलने तक की नसीहत दी जा रही है। अगर ये इतनी दावे करते मारे तो भाई जाके आजाद करवाओ ना। पाकिस्तान के सारे दोस्त इस वक्त उसका साथ छोड़ चुके हैं, इसलिए वहां हिंदुस्तान से दोस्ती करने की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त कटोरा लेकर घूम रहे किसी भिखारी जैसी है और ये बात पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं। इंडिया को हमारे साथ कौन सी जरूरत पड़ी है, हम बेकारी कौम है। लोगों का दर्द इसलिए उमड़ा क्योंकि महंगाई की वजह से पाकिस्तान में पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से डर यह है कि अगर IMF से कर्जा नहीं मिला तो पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। इस बीच पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक ईरान की वजह से पाकिस्तान के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई। वहां ईरान से बिजली की सप्लाई रुकी तो बलूचिस्तान के मकरान इलाके का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया, क्योंकि ईरान से आने वाली बिजली की सप्लाई अचानक बंद कर दी गई, जिसके बाद मकरान के एक बड़े इलाके के हजारों घरों की बत्ती गुल हो गई। मकरान के 3 जिले तुर्बत, पंजगुर और ग्वादर तो बिजली की कमी से बुरी तरह प्रभावित हो गए। खबर के मुताबिक मकरान के लिए ईरान से 100 मेगावाट बिजली की सप्लाई की जाती है, लेकिन उसे अचानक रोक दिया गया और जब पाकिस्तान के अधिकारियों ने ईरान से संपर्क किया तो सिर्फ 20 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई, जो वहां के कई जिलों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे की तरह थी और इसी वजह से मकरान के हजारों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। पाकिस्तान के मुताबिक ईरान ने बिजली की सप्लाई में कटौती करने की वजह भी नहीं बताई। वही खबर है कि पाकिस्तान का पानी रोकने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। मतलब ये कि कंगाली और भुखमरी का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए प्यास बुझाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस पानी को वो अपना हक समझ रहा था हिंदुस्तान उसका वो पानी भी रोक सकता है। सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच 62 साल पहले हुआ था। भारत ने समझौते का पालन करते हुए अपने हिस्से के पानी का इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट रहा। भारत के हिस्से की नदियों पर बनने वाली परियोजनाएं हमेशा पाकिस्तान को चुभती रहीं। सिंधु जल समझौते में शिकायतों का निपटारा करने का भी तरीका तय किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस देकर समझौते की शर्तें बदलने की मांग कर दी। 90 दिनों में इस नोटिस का जवाब देना जरूरी होगा। अगर कोई सही जवाब नहीं मिला तो भारत के पास समझौते से निकलने का विकल्प होगा, जिसका मतलब पाकिस्तान का पानी बंद करना भी हो सकता है। उधर बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के मीडिया में क्रिकेटर KL राहुल और एक्टर अतिया शेट्टी की शादी की चर्चाएं तेज हो गई। वहां के एक न्यूज चैनल पर 2 पत्रकार एक शो के दौरान इन दोनों की शादी में मिले तोहफों पर बात करते नजर आए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि दोनों पाकिस्तानी पत्रकारों ने बेहद दिलचस्पी से इस पर चर्चा की कि KL राहुल और अतिया शेट्टी को उनके करीबियों से शादी में क्या तोहफे मिले। बहुत कुछ दिया है एंड आई गेस हमें ये हजम करने के लिए टाइम चाहिए। ये पाकिस्तान के मीडिया में चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि वहां 2 वक्त की रोटी के लिए भी मारामारी मची है और भारत में अतिया और KL राहुल को शादी में बेहद महंगे तोहफे मिले। वीडियो में दिखा कि शो के दौरान ये दोनों पाकिस्तानी पत्रकार तोहफों के दाम पाकिस्तानी रुपए में बदलकर इस पर चर्चा करते रहे। आप क्यों कम कर रही है पैसे हर चीज के? KL राहुल और अतिया शेट्टी 23 जनवरी को शादी के बंधन में बंधे थे, जिन्हें मिले तोहफों की पाकिस्तान तक चर्चाएं होने लगी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट। ऐसी ही सलाखें और 200 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। किसी आदमी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये उस पोस्ट पे है। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी रक्षा डील हुई, जिसके तहत दोनों देश हथियार और सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। इसके अलावा दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी साथ काम कर सकते हैं। भारत के कहने से अजीत डोभाल अमेरिका के दौरे पर हैं। और इसी दौरान भारत और अमेरिका के बीच बड़ी रक्षा डील हुई जो चीन की नींद उड़ा देगी, क्योंकि इस डील के तहत भारत और अमेरिका हथियार और सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी साथ काम करने के बारे में सोच रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका भारत के कंप्यूटर चिप स्पेशलिस्ट को बुलाने के लिए तैयार है और ये सब करने का केवल एक मकसद है और वो है इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को चित करना, क्योंकि चीन की कंपनियां लगातार खतरनाक हथियार बना रही हैं। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो उसकी कंपनी हुआवेई खास तौर पर काम कर रही है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका को भारत के चिप स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ी, जो अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर चीन के हाईटेक हथियारों की तोड़ निकालेंगे, क्योंकि चीन अपने हथियारों में ऐसी चिप का इस्तेमाल करता है जिसका तोड़ निकालना अमेरिका के लिए अकेले मुमकिन नहीं होगा और इसी वजह से उसे भारत की ओर देखना पड़ा। क्योंकि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो गया तो चीन को खत्म करना मुश्किल नहीं होगा, या यूं कहें कि भारत और अमेरिका मिलकर ऐसी चिप बनाने वाले हैं जो चीन की बर्बादी की कहानी लिखेगी। कहा जा रहा है कि अमेरिका के कहने से जेक सलिवन और भारत के कहने से अजीत डोभाल के बीच इसी बारे में बात हुई, जिसकी खबर मिलते ही चीन के पसीने छूट गए। उसने भारत और अमेरिका के बीच हुई डील पर बयान दिया। चीन ने कहा कि उसे अमेरिका की हर चाल समझ आती है।
जिसे वो फेल कर देगा और अमेरिका के उस प्लान पर पानी फेर देगा जिसमें वो भारत के साथ मिलकर हाईटेक हथियार बनाने पर काम कर रहा है। यही नहीं, चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता है, क्योंकि वो भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जिससे ये दोनों पड़ोसी देश आपस में लड़ेंगे। यानी चीन ने बिना कहे बहुत कुछ कह दिया और जता दिया कि उसे भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी से खतरा है, क्योंकि अगर भारत ने समंदर में अमेरिका का साथ दिया तो चीन की सेना का दम निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इधर झारखंड के कांके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश ने एक कारोबारी को सरेआम गोली मार दी। ये घटना पिछले साल दिसंबर की बताई गई, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें एक बदमाश उस कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता दिखाई दिया। जैसे ही वो मोटरसाइकिल से उतरकर खड़ा हुआ, इसी दौरान हेलमेट लगाकर एक बदमाश उसके पास पहुंच गया। इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, तभी उस बदमाश ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो आदमी वहीं जमीन पर गिर गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जिसे देख वो बदमाश बचने के लिए वहां से भागा। तभी उसका साथी मोटरसाइकिल लेकर पहुंच गया। वो उस बदमाश को बैठाकर भागने लगा। हालांकि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों वहां से फरार हो गए। इस घटना में वो कारोबारी बुरी तरह घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्टंट कर रहे करनी सेना नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने उन लोगों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि वो सड़क के बीच स्टंट के साथ नारे लगाते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया। गाड़ी को सीज कर लिया गया है और 2 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने पार्टी के चोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया, लेकिन अपने इस जवाब में उन्होंने अपने बयान के लिए माफी नहीं मांग दी और दलील दी कि वो नीतीश की उन बातों का विरोध करते हैं जो उन्होंने आरजेडी के खिलाफ कही थी, जिसकी वजह से उन्हें बुरा लगा और उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे दिया। या यूं कहें कि आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने शो कॉज नोटिस का जवाब देने के बहाने अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया और ना चाहते हुए आरजेडी की पोल खोल दी। सुधाकर सिंह ने अपने जवाब में लिखा कि उन्हें नीतीश के आरजेडी के खिलाफ दिए गए बयान बुरे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2005 से पहले बिहार की हालत खस्ता थी। यही नहीं, सुधाकर सिंह ने अपनी पार्टी पर उनके साथ खड़ा न होने का आरोप लगाया। सुधाकर सिंह ने कुछ दिन पहले ही नीतीश पर निशाना साधा था। 4 बार कुर्सी छोड़ा, 4 बार बदला, व्यक्ति वही रहा, पद भी वही रहा, केवल गठबंधन बदलते रहे। यानी सुधाकर सिंह ने आरजेडी और जेडीयू के बीच की असली कहानी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, जो नीतीश और तेजस्वी दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है और दूर बैठकर तमाशा देख रही बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि सुधाकर सिंह आरजेडी के गले की हड्डी बन गए हैं। उधर शाहरुख खान की फिल्म पठान की धूम पाकिस्तान में भी आगे नजर आई। वहां यह फिल्म रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन गैर कानूनी तरीके से पठान की स्क्रीनिंग की तैयारी है, जिसके लिए लोग एक टिकट पर 900 पाकिस्तानी रुपए तक खर्च करने को तैयार हैं। फायरवर्क इवेंट्स नाम के एक फेसबुक पेज के जरिए 4 और 5 फरवरी को फिल्म पठान दिखाने के नाम पर टिकट बेचे जा रहे हैं। कराची की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में फिल्म के 2 शो दिखाए जाने का दावा है, जिसकी टाइमिंग के साथ ऑर्गेनाइजर ने यह भी बताया कि फिल्म की क्वालिटी HD में नहीं होगी और ये एक प्रोजेक्टर पर दिखाई जाएगी। पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटरों के बहिष्कार की वजह से वहां 4 साल से कोई भी भारतीय फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन पठान की दीवानगी ऐसी है कि वहां के लोग खतरा मोल लेकर भी इसे देखने के लिए तैयार हैं। ये फिल्म दुनिया भर में 6 दिनों में 600 करोड़ की कमाई कर चुकी है, जिसके 1000 करोड़ के भी पार जाने का अनुमान है। इधर दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक मर्सिडीज बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद उस कार में आग लग गई, जिसकी वजह से उसमें सवार एक आदमी की मौत हो गई। गाड़ी आई और डिवाइडर पे चढ़ गई और एक पेड़ से टकरा गई, जिससे गाड़ी में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर नेपाल से आ रही शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंच गई, जिसके बाद अयोध्या की सड़कों पर राम भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। देवशिला रथ के चारों ओर राम भक्त जमा हो गए और जय श्री राम के नारों से अयोध्या गूंज उठा। रथ पर खड़े लोग बड़े बड़े पताके लहराते हुए राम नाम का जयकारा लगाने लगे। इस दौरान अयोध्या की सड़कों पर उत्साह और जश्न का माहौल नजर आया। शिला पर फूल भी बरसाए गए। अयोध्या की सीमा में दाखिल होते ही दोनों पवित्र शिलाओं का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। देवशिला रथ के दोनों ओर खड़े भक्त फूलों की बारिश करते दिखे। भारी सुरक्षा के बीच नेपाल से आई ये रामशिला गोरखपुर से अयोध्या पहुंची। इस दौरान वहां सड़कों पर पुलिस का कड़ा पहरा
अयोध्या से पहले रास्ते में जिस शहर में देवशिला रथ को रोका गया, वहां लोगों की ऐसी ही भारी भीड़ जुटी और पूरे रास्ते में इसकी पूजा की गई। इस बीच अमेरिका ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद दुनिया में परमाणु जंग कभी भी छिड़ सकती है, क्योंकि इस बार अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ये चेतावनी उसने उत्तर कोरिया को दी। लगातार खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण करने वाला उत्तर कोरिया अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इस बार अमेरिका ने ऐलान किया कि दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। अगर परमाणु बम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी तो भी अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका की ये चेतावनी किम जोंग उन को उकसाने वाली है। उत्तर कोरिया के पास न तो परमाणु हथियारों की कमी है और न ही खतरनाक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की। उत्तर कोरिया तो अमेरिका तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का दावा कर चुका है। इसीलिए अमेरिका का ये ऐलान नए जंग की वजह बन सकता है। इधर झारखंड के गुमला में हाथियों के झुंड से लोगों में दहशत मच गई। बताया गया कि पिछले 1 महीने में हाथियों के झुंड ने 6 लोगों को कुचल डाला, जिसकी वजह से उस इलाके में रह रहे लोगों में डर का माहौल है। हालांकि वन विभाग ने उन हाथियों को भगाने के लिए तैयारी कर ली। इसके लिए वन विभाग के करीब 13 कर्मचारी मशाल लेकर जंगल पहुंच गए और हाथियों के झुंड को उस इलाके से भगाने की कोशिश की। वन विभाग के मुताबिक हाथियों के झुंड में करीब 20 हाथी हैं, जिनमें कुछ हाथियों के बच्चे भी हैं। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने में मदद करने की इच्छा जताई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस काम के लिए शर्त भी रख दी, जिसके मुताबिक रूस और यूक्रेन के साथ अमेरिका भी इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करेगा, तभी वो इस जंग को रोकने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया कि वो इस काम के लिए सही वक्त और हालात का इंतजार करेंगे। उनका मानना है कि कोई एक देश ही रूस और यूक्रेन को जंग रोकने के लिए समझा सकता है, क्योंकि इस काम में अगर कई देश एक साथ जुटेंगे तो वो बातचीत को सुलझाने के बजाय और बिगाड़ देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की भी जानकारी दी कि पिछले साल मार्च में भी उन्हें रूस और यूक्रेन से बातचीत करने के लिए कहा गया था, लेकिन उस वक्त वो इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया था। इधर राजस्थान पुलिस को लॉरेंस गैंग ने सीधी चुनौती देकर सनसनी फैला दी। ऐसा लगा जैसे अपराधियों और पुलिस वालों के बीच में कोई जंग छिड़ गई हो। यह विवाद तब शुरू हुआ जब जयपुर पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जो एक क्लब पर फायरिंग करने के बाद भाग रहे थे। लेकिन पुलिस ने उन बदमाशों को घेर लिया और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मसला यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि लॉरेंस गैंग का बदमाश ऋतिक बॉक्सर भड़क गया। वो ऐसा भड़का कि उसने सोशल मीडिया पर जयपुर पुलिस को सीधी चुनौती दे दी। उसने साफ लिखा कि अब वो नई जंग की शुरुआत गोली मारकर करेगा, यानी पुलिस वालों ने उसके साथियों को गोली मारी, इसलिए अब ऋतिक बॉक्सर भी गोली चलाएगा। यहाँ तक कि उसने अपनी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी और क्लब पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली और जयपुर के कारोबारियों में डर पैदा करने की कोशिश की। ऋतिक बॉक्सर राजस्थान में बिश्नोई गैंग का नया पोस्टर बॉय बना हुआ। वो बिना डरे सोशल मीडिया पर पहले कारोबारियों को धमका रहा था और अब सीधा पुलिस को भी चुनौती दे रहा है। लेकिन राजस्थान पुलिस उसे सिरदर्द नहीं मानती, बल्कि राजस्थान सरकार तो बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की पीठ थपथपा रही है। राजस्थान सरकार को ये लगता ही नहीं कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। हमारे यहाँ फायरिंग होती है तो इसलिए वो इशू बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ कम फायरिंग होती है। पंजाब हरियाणा में तो रोज ही फायरिंग हो रही है। जिस पर क्लब पर फायरिंग के बाद ये बवाल शुरू हुआ। उससे बदमाशों ने 5 करोड़ रुपए मांगे थे। वसूली के लिए फोन पर कई बार क्लब के मालिक को धमकाया भी गया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो क्लब पर पहुंचकर बदमाशों ने गोलियां चला दी थी। इस बीच रूस ने चौंकाने वाला दावा किया कि अमेरिका ने ही कोरोना वायरस तैयार किया था। इसके लिए रूस ने यूक्रेन में जारी सैन्य अभियान के दौरान मिले दस्तावेज का हवाला दिया, जिसके आधार पर रूस ने बड़ा आरोप लगाया कि अमेरिका लंबे वक्त से यूक्रेन में कोरोना वायरस तैयार करने में जुटा था। रूस के मुताबिक यूक्रेन में सैन्य अभियान के दौरान उसे अलग अलग इलाकों से 20,000 से ज्यादा दस्तावेज मिले, जिनके जरिए उसे इस बात का पता चला कि अमेरिका यूक्रेन में कोरोना वायरस बना रहा था। रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन में मौजूद कई लैब को इस काम के लिए 2015 से ही लगातार फंडिंग कर रहा था। दावा है कि दस्तावेज के अलावा लैब में इस्तेमाल कई और चीजें भी बरामद की गई जो इस आरोप को पुख्ता करती हैं। इसके अलावा रूस ने उन लैब में काम करने वाले कुछ लोगों से की गई पूछताछ का भी हवाला दिया। हालांकि अमेरिका ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इधर बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कर दिया और सीमा पार से भेजी गई हेरोइन को बरामद कर लिया और उस ड्रोन को भी मार गिराया जिसके जरिए हेरोइन भेजी गई। बताया गया कि बीएसएफ को पाकिस्तान से पंजाब के फाजिल्का की तरफ एक लाल रंग की रोशनी आती नजर आई, जिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। सर्च ऑपरेशन में पता चला कि वो एक ड्रोन था जिसकी मदद से भारत में हेरोइन की खेप भेजी जा रही थी। उधर यूरोप के एक और देश स्पेन ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक भेजने का ऐलान कर दिया। स्पेन के मीडिया के मुताबिक ऐसे 6 टैंक वहां भेजे जा सकते हैं।
साथ ही लेपर्ड 2 को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन की सेना को स्पेन की तरफ से दी जाएगी। इससे पहले जर्मनी, पोलैंड और कनाडा भी यही टैंक भेजने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा इन देशों से मिली हथियारों की मदद। इस बीच तुर्की की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि स्विट्जरलैंड के लिए बेकार पड़े लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड इन टैंकों को बेचने की तैयारी में, क्योंकि स्विट्जरलैंड अपनी सेना से लेपर्ड 2 टैंकों को बाहर कर चुकी है। ऐसे में उसके पास पुराने पड़ चुके इन टैंकों का बड़ा भंडार है, लेकिन वो इसका सौदा यूक्रेन से नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने का मतलब पुतिन से सीधी दुश्मनी मोल लेना होगा। ऐसे में स्विट्जरलैंड ये टैंक यूरोपीय देशों को बेच सकता है और यूरोप के देश इन्हें स्विट्जरलैंड से खरीदकर यूक्रेन को दे सकते हैं। तुर्की की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि स्विट्जरलैंड के पास ऐसे 96 टैंक बेकार पड़े हैं, जबकि यूरोप के कई देश पहले ही यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अगर स्विट्जरलैंड के लेपर्ड टैंक भी इन देशों को मिल गए तो उनके लिए यूक्रेन को मदद करना आसान हो जाएगा। उधर फ्रांस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि उनके जवान अब यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। यही नहीं, इसके साथ ही फ्रांस कुछ तोप भी यूक्रेन को भेजेगा ताकि जेलेंस्की के सैनिक रूसी फौज से मुकाबला कर सकें। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि उनके 150 सैनिक पोलैंड जाएंगे, जहां वो यूक्रेन के जवानों को ट्रेनिंग देंगे। पोलैंड में यूक्रेन के 500 सैनिकों को हर महीने दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यही नहीं, यूक्रेन के पायलटों को आधुनिक फाइटर जेट उड़ाने का भी अभ्यास करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्द फ्रांस के सैनिक पोलैंड पहुंचकर यूक्रेन के जवानों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा यूक्रेन को फ्रांस ने 12 और सीजर हॉवित्जर देने की बात भी कही। इस बीच अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सांसद माइकल मैकॉल ने पाकिस्तान में काम कर रहे अमेरिका के एक एनजीओ पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका का वो एनजीओ पाकिस्तान में आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है और ये गंभीर आरोप भी लगाया कि उस एनजीओ के जरिए आतंकी संगठनों को बहुत बड़ी तादाद में पैसे मुहैया करवाए जा रहे हैं। माइकल मैकॉल अमेरिका में विदेश मामलों की कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने आतंकियों से एनजीओ की सांठगांठ के मुद्दे पर अपने देश की यूएसएड नाम की संस्था को एक चिट्ठी भी लिखी। यूएसएड अमेरिका की वो संस्था है जो देश और विदेश में लोगों की मदद के नाम पर दिए जाने वाले फंड की निगरानी करती है। अमेरिकी सांसद ने उस चिट्ठी में मांग की कि पाकिस्तान में अमेरिका का जो HHRD नाम का एनजीओ है, उसकी फंडिंग तुरंत रोक दी जाए। उस चिट्ठी में यह भी बताया गया कि इसी एनजीओ पर 2019 में जमात इस्लामी और लश्कर तैयबा से संबंध रखने के आरोप लग चुके हैं। लेकिन आरोप है कि उस वक्त भी अमेरिकी सरकार ने एनजीओ की फंडिंग रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। सबसे हैरान करने वाली बात है कि जिस एनजीओ पर आतंकी संगठनों से जुड़ा होने का आरोप लगा, उसे अब तक अमेरिका की तरफ से भारी भरकम फंडिंग की जा चुकी है और अक्टूबर 2021 में ही एक प्रोजेक्ट के लिए उस एनजीओ को $1,10,000 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी अगर अमेरिकी सांसद के आरोप सही हैं तो इतनी बड़ी रकम अमेरिका ने सीधे सीधे आतंकी संगठनों को मुहैया करवा दी। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस एनजीओ पर आरोप लगे हैं वो पाकिस्तान के गृह मंत्रालय में रजिस्टर्ड है, जिसका साफ मतलब यह है कि सब कुछ पाकिस्तान सरकार की नजरों के सामने हो रहा है। इतना ही नहीं, उस एनजीओ के जो स्पॉन्सर हैं उनमें फलाह इंसानियत फाउंडेशन नाम का संगठन भी है जो लश्कर तैयबा से जुड़ा है। हालांकि 2016 में ही अमेरिका की सरकार फलाह इंसानियत फाउंडेशन को आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है, लेकिन अमेरिका के एनजीओ की आड़ में वो अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने में जुटा है। उधर उत्तराखंड के नैनीताल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो मोटरसाइकिल सवार दूर जा गिरा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो तेज रफ्तार में सड़क से गुजरता नजर आया, लेकिन तभी दूसरी तरफ से आ रही कार की उससे टक्कर हो गई। गनीमत यह रही कि इस टक्कर के बाद भी मोटरसाइकिल सवार को मामूली चोट आई। आरोप है कि मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल चला रहा था, इसी वजह से यह हादसा हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल को सीज कर दिया। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए। इसके अलावा दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी ऊंची छलांग लगाते हुए वो 9वें नंबर पर आ गए। और ये जानकारी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट से मिली, जिसके मुताबिक अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को पछाड़कर मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर शख्स बन गए। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति करीब $84 अरब यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। इधर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रही तीसरी और आखिरी T20 मुकाबले में शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ दिया। शुभमन गिल T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए और इस शतक के साथ उन्होंने विराट कोहली के 122 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। शुभमन गिल 63 गेंदों पर 126 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उन्होंने इस पारी में 12 चौके और 7 छक्के जमाए। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 234 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया।
न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैचों में यह भारत का सबसे बड़ा स्कोर है, जबकि T20 इंटरनेशनल मैचों के इतिहास में यह भारत का 5वां सबसे बड़ा स्कोर है। भारत की तरफ से राहुल त्रिपाठी ने 44, कप्तान हार्दिक पांड्या ने 30 और सूर्य कुमार यादव ने 24 रन बनाए। और न्यूजीलैंड की टीम 235 रनों के इस विशाल लक्ष्य के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह गई। शुरुआत से ही भारत के तेज गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दबाव में रखा और केवल 7 रन पर न्यूजीलैंड की टीम के 4 बल्लेबाज आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की धारदार गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। न्यूजीलैंड की टीम 12 ओवर खत्म होने तक भी 9 विकेट के नुकसान पर केवल 66 रन ही बना पाई। जीत के लिए उसे अभी भी 169 रन बनाने हैं, जो लगभग नामुमकिन है। लहरों के संग बह जाने के अपने खतरे हैं, लहरों के संग बह जाने के अपने खतरे हैं, तट से चिपके रह जाने के अपने खतरे हैं। 100 बात की एक बात कही सज्जन ने, धीरे धीरे सबका झूठ खुलेगा, लेकिन सब कुछ सच सच कह जाने के अपने खतरे। मिलते हैं घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का कल, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM